नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे एक बेहद अहम खबर की, एक बड़ी खबर की। खबर यह है कि जब आप स्पॉट मार्केट में हाजिर में गोल्ड खरीदने जाएंगे, प्योर गोल्ड, तो 3% जीएसटी के साथ अब आपको 50,000 रुपए से ज्यादा के भाव देने होंगे। जी हाँ, यानी जीएसटी के साथ गोल्ड का भाव 50,000 के ऊपर चला गया है। 10 ग्राम सोने का भाव 3% जीएसटी के साथ 50,000 के ऊपर बिक रहा है हाजिर बाजारों में, दिल्ली में, मुंबई में। और हालांकि वायदा बाजार में अभी भी भाव 50,000 से करीब 2,000 रुपए नीचे है, लेकिन स्पॉट मार्केट में प्योर गोल्ड का भाव 3% की जीएसटी के साथ 50,000 रुपए के ऊपर चला गया है। तो अब सवाल यह है कि आगे गोल्ड में होगा क्या? क्या यहाँ पर तेजी थम जाएगी या इस भाव पर डिमांड कम हो जाएगी? आखिर क्या होने वाला है बुलियन और ज्वेलरी मार्केट में, इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं दिल्ली बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट योगेश सिंघल, हमारे साथ हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता जी, हमारे साथ वायदा बाजार पर अपना व्यू देने के लिए हिमांशु गुप्ता हैं ग्लोब कैपिटल के, और साथ ही सुनंद सुब्रमण्यन हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सिंघल साहब, पहले तो आप ये बताएं कि दिल्ली में क्या आप लोग किस भाव पर गोल्ड बेच रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई प्योर गोल्ड खरीदने आ रहा है तो कितना पैसा देना पड़ेगा उन्हें 10 ग्राम गोल्ड के लिए? देखिए, तकरीबन 50,000 रुपये आज सोने का भाव बिक चुका है और ये परसों भी 48,700 रुपया एमसीएक्स लगा था। तो कहीं ना कहीं मतलब जीएसटी के समेत, यानी कि जो बिल से सोना बिकता है वो 50,000 रुपये को छू चुका है। आज 50,000 रुपया पर 10 ग्राम सोने का भाव हो चुका है। 50,000 रुपये गोल्ड फिर बिक रहा है? जी जी, जो भी थोड़ी बहुत ग्राहकी है, अभी तो कोविड की वजह से सभी लोग पीड़ित हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 10-20-25% जो भी ज्वेलरी का व्यापार अभी सरवाइव कर रहा है, उसको देखते हुए ग्राहकी थोड़ी थोड़ी है, लेकिन अभी कुछ टाइम लग सकता है ग्राहकी को ठीक उसमें आने में। ओके मेहता जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि मुंबई में भी यही हाल है फिर जीएसटी के साथ 50,000 गोल्ड, प्योर गोल्ड? जी बिल्कुल, ये जीएसटी के साथ 50,000 रुपए का 999 गोल्ड का दाम कल ही जीएसटी के साथ 50,000 के ऊपर चला गया था। और जैसे कि योगेश जी भी बता रहे हैं, मार्केट में डिमांड जरूर कम है, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, ये जितने भी बड़े स्टेट हैं, यहाँ पे कोरोना की बड़ी समस्या है और इसकी वजह से थोड़ी ग्राहकी जरूर कम है। लेकिन मार्केट में अब धीरे धीरे ये भी समझ में आता जा रहा है कि माल की शॉर्टेज है। उस शॉर्टेज के रहते हुए थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होना शुरू हो गया है। तो भाव 50,000 के ऊपर जीएसटी के साथ लगभग 50,032 रुपए तक भाव ऑलरेडी जा चुका है। और रूरल एरिया में थोड़ी बहुत डिमांड जरूर आ रही है, लेकिन जो बड़े शहर है और बड़े शोरूम्स है उसमें अभी भी डिमांड आने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। ओके, तो मेहता जी ने एग्जैक्ट बता दिया, जीएसटी के साथ 50,032 रुपए के भाव पर गोल्ड बिका है। बताइए, 50,000, आधा लाख। मेहता जी, क्या मतलब 50,000 का भाव सुनने के बाद कैसा लग रहा है आप लोगों को? और क्या इस लेवल पे भी कस्टमर उसी रुझान के साथ आएंगे गोल्ड खरीदने? क्या लग रहा है डिमांड को लेकर? देखिए, हमें वर्तमान स्थिति को देखना होगा। वर्तमान स्थिति ये है कि यदि किसी के पास पैसा है तो उसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बचा नहीं है। जहां तक हम हिंदुस्तान की बात करें तो आपको बैंक में 6 से 6.5% मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है। आपके पास में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि आप चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। इक्विटी मार्केट में और म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक रिन्यूड एक नए सिरे से कोरोना का भय फिर से पिछले 2-3 दिन से फिर से शुरू हुआ है। तो लोगों का आकर्षण
इस तरफ सोने की तरफ सेफ हेवन के नाते बना ही रहेगा। और भारत में तो इसका पैशन बहुत ही ज्यादा है। यदि आप ग्लोबल बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो ईटीएफ में जबरदस्त बाइंग हो रही है। ईटीएफ में बाइंग भी एक कारण है। और जिस तरह से आईएमएफ ने नए आंकड़े का ग्लोबल जीडीपी रेट को -4.5% तक का प्रिडिक्शन किया है, तो ये सबके मद्देनजर रखते हुए गोल्ड की तरफ लोगों का, इन्वेस्टरों का आकर्षण बना ही रहेगा। और इसके सिवाय कोई विकल्प भी नहीं है। जैसे कि हिंदुस्तान में आरबीआई के बॉन्ड थे, 7.75% के बॉन्ड थे, वो बॉन्ड भी सरकार ने 28 मई को बंद कर दिए। तो अब लोगों के पास विकल्प क्या है? लोगों के पास विकल्प यही है कि आप सोने में इन्वेस्ट कीजिए, कम से कम हम जब चाहे तब उसको एनकैश तो वापस कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सिंघल साहब, अब आप एक बताएं, कंज्यूमर जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, ये 50,000 का भाव, जो लोग, मान लीजिए मैं अगर ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूं आपकी दुकान पे, और ज्वेलरी में जो 22 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल होता है, 22 कैरेट गोल्ड के लिए क्या भाव देना पड़ेगा मुझे अभी जीएसटी के साथ? देखिए, 22 कैरेट का भाव प्योर से कम होता है। 22 कैरेट का मतलब हो गया 92%। कुछ उसमें मेल्टिंग चार्जेस जुड़ के वो भाव कैलकुलेट हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, मेरे सामने कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अभी बाइंग बिल्कुल निकल रही है। कोई भी ग्राहक अब उस मेंटेलिटी से बाजार में नहीं आ रहा है कि मैं अभी सस्ता होगा तो लूंगा। लोगों की सोच बदल चुकी है। सिंघल साहब, ये बात जानना जरूरी है। मैं बाकी की बातें बाद में करूंगा, आप कैलकुलेटर मंगा लें, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि खबरें कुछ आती हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे लोग खरीदने जाते हैं तो कुछ और भाव दिखता है। मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उन्हें बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी मिले, और जी बिजनेस देखने के बाद जब वो गोल्ड खरीदने जाएं, ज्वेलरी खरीदने जाएं, तो ये प्राइस कोट करें और आप उसी प्राइस पर दें। तो आप कैलकुलेटर मंगा लें। तब तक मैं मेहता जी से और बाकी मेहमानों से बात करता हूँ। मेहता जी, एक चीज आप ये बताएं कि इन्वेस्टमेंट की जो बात आप लोग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड के दम पर कब तक मार्केट खड़ा रहेगा? अगर मान लीजिए आगे चलकर फिजिकल डिमांड साथ नहीं देता है, तो क्या एक बड़ी गिरावट की आशंका भी रहेगी, या तब भी नहीं रहेगी गिरावट की आशंका? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। यदि कोई कोरोना बिल्कुल ठीक होता हुआ नजर आया और उसमें कोई वैक्सीन आ गई या उसका अनाउंसमेंट भी हो गया, तो वहां से रिवर्सल जरूर है। लेकिन रिवर्सल इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि जब भी ये महामारी या पेंडेमिक होता है तो लगभग 2-2 साल लगते हैं इसको ठीक होते हुए। तो लोग इसमें से धीरे धीरे एग्जिट होंगे। इतना आसान नहीं है भाव को भी नीचे आ जाना, क्योंकि सिर्फ एक कोरोना की बीमारी या एक ही फैक्टर काम नहीं करेगा। बहुत सारे फैक्टर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट है, दूसरे एसेट क्लास की परफॉर्मेंस है। वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगले 1 या 2 साल तक तो गोल्ड के अंदर कोई भी वीकनेस को प्रिडिक्ट करना बहुत ही गलत होगा। ये बिल्कुल वन साइडेड ये चलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को एसआईपी बना के धीरे धीरे इसके अंदर इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और करना चाहिए। और देखिए, जिसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हैं और आप इसको कंजम्पशन के तौर पे भी ले सकते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करके ज्वेलरी पहन के खुश भी हो सकते हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कमोडिटी नहीं है। आप ऑयल लेकर ये उसको पहन नहीं सकते। सिर्फ सोना ऐसी चीज है, सोना और चांदी, ये 2 चीज ऐसी हैं जिनको पहना जा सकता है। क्योंकि हम सोने की बात कर रहे हैं, तो लोगों को, और पीली धातु का आकर्षण हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति हमेशा से रहा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट और कंजम्पशन इंटरेस्ट दोनों रहता है। तो लोग इसी की तरफ आकर्षित होते हैं। ओके, हिमांशु जी, अब आप ये बताएं कि ये तो बात हो गई आगे की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन जो लोग ट्रेड करते हैं गोल्ड में, उनको अभी इस भाव पर क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, तो हमने देखा कि कल के सेशन की एक इनिशियल गेन्स के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हायर लेवल्स पर एक मुनाफा वसूली कह लीजिए या फिर एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। और इम्पॉर्टेंट बात मृत्युंजय जी यहाँ पर ये रही कि तीसरी बार यहाँ पर ऐसा हुआ है कि $1790 के आसपास जाकर यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस में मोमेंटम थोड़ा फेड हुआ, और उसके चलते वापस से यहाँ पर लगभग $20, $20-25 की एक वापस से थोड़ी गिरावट देखने को मिली।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन और देखने को मिल सकता है, जिस तरह से स्पेशली डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर तेज़ी बनते हुए देखने को मिली है। जिसके चलते 1745 $1750 जो कि एक बार के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस का सप्लाई का काम करते थे, जिसके ऊपर यहाँ पर कीमतें निकल नहीं पा रही थी, वो अब यहाँ पर सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकते हैं। तो सिर्फ आज के लिए अगर एक ट्रेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 48,200 के आसपास इंट्राडे के लिए एक छोटा सा ट्रेड शॉर्ट के लिए लिया जा सकता है। 47,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 48,200 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अब माफ कीजिएगा, 48,050 के लेवल्स पर यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से कोई भी अब डिक्लाइन मिलता है तो वो एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी के ही मौके हैं, और 47,500 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हर डिक्लाइन पर खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि हर गिरावट पर आप बाइंग करना ही गोल्ड में ठीक रहेगा। एक बार फिर से चलते हैं योगेश सिंघल साहब के पास। योगेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब जरा सर बताएं कि अगर मैं ज्वेलरी खरीदने जा रहा हूं तो 10 ग्राम अगर गोल्ड की मैं ज्वेलरी खरीद रहा हूं, कुछ भी रिंग या कुछ और, तो क्या क्या प्राइस देना पड़ेगा मुझे जीएसटी के साथ? देखिए, 50,000 रुपये यदि भाव हम पकड़ के चलते हैं तो मैंने 1% मेल्टिंग लॉस जोड़ा है। 92% को 22 कैरेट हम लोग कहते हैं, तो 93% को उसके भाग कर लीजिए। 50,000 रुपये का यदि भाव हम पकड़ते हैं तो 46,500 रुपया आज की तारीख में 22 कैरेट सोने का भाव निकलता है। मेल्टिंग लॉस पकड़ के जो भी सोना उसमें तांबा और चांदी पड़ता है और मेल्टिंग लॉस होता है, मजदूरी जाती है, उसको मिला के 1% मेल्टिंग लॉस पकड़ते हैं तो 90% से सीधा सीधा भाग कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं सिंगल साहब, लेकिन 50,000 का रेट हम क्यों पकड़ेंगे? क्योंकि 50,000 का रेट जो हमने पकड़ा है उसमें 3% जीएसटी हमने शामिल किया है। मैं आपसे सिंपल जानना चाहता हूं कि मैं एक कंज्यूमर होने के नाते जो भी आप लोग ज्वेलरी बेचते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी, रिंग या हार या कुछ और, उसको अगर मैं खरीदने जा रहा हूं तो 10 ग्राम की अगर मैं कोई भी ज्वेलरी खरीदता हूं, रिंग या कुछ और, तो मुझे 10 ग्राम के लिए क्या, मैं मेकिंग चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मेकिंग चार्ज तो अलग मुद्दा है, लेकिन 10 ग्राम के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा? 45,100 रुपया पकड़ लीजिए विदाउट जीएसटी। मृत्युंजय जी, 45,105 रुपया बनता है एग्जैक्टली विदाउट जीएसटी। इसके ऊपर 3% जीएसटी अलग से ग्राहक से चार्ज किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वो हो गया आप करीब आपका मान के चलिए 1,350 रुपए के आसपास। मतलब ये हुआ कि 46,300-400 के आसपास में मुझे 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाएगी 22 कैरेट की, राइट? जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मेकिंग चार्ज जो तो अलग अलग ज्वेलर्स का अलग अलग होता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, ये पुख्ता इंतजाम है कि आप अगर ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको अभी क्या भाव देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश सिंघल साहब आपका, सुरेंद्र मेहता जी आपका, स्पॉट मार्केट का ताजा हाल हम लोगों को बताने के लिए। हम लेकिन फ्यूचर मार्केट की हमने बात की और हिमांशु ने कहा कि गिरावट पर खरीदना चाहिए। अब आपका सुनंद क्या मानना है गोल्ड को लेकर? आज अगर बिल्कुल हम एग्जैक्ट इसी प्राइस पर कोई ट्रेड लेना चाहे वायदा बाजार में 47,900 के आसपास, तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? अगर बात करें तो आज की ट्रेडिंग की बात करें तो गोल्ड में सेलिंग का मौका अभी भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिला था 2-3 दिनों से, तो एक सेलिंग का मौका काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और शाम के डेटा अगर हम देखेंगे तो यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डेटा आएगा और सूत्रों के अनुसार ये बता रहे हैं कि फोरकास्ट कम होगा और उस वजह से वो एक पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से गोल्ड में और करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो आज के ट्रेडिंग के लिए हम सेलिंग का रिकमेंडेशन देंगे। 48,000 के लेवल पे एक अच्छा सेलिंग बन रहा है। 47,800 के लेवल पे आप टारगेट रख सकते हो और 48, 150, 100 के लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ओके, ठीक है। चांदी में हिमांशु जी क्या किया जाए? सिल्वर में आज के लिए कोई ट्रेड लेना हो तो क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, यहाँ पर सिल्वर में भी अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि 46,900, 46,800 एक लोअर एंड पर अच्छा सपोर्ट है और वहीं पर 47,800 से 48,000 का एक अपसाइड में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर 47,300, 350 के आसपास कारोबार हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से कोई उछाल अगर मिलता है 47,550, 47,600 के आसपास, तो वहां पर आपके लिए बिकवाली की पोजीशन बनाई जा सकती है। 47,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं और 47,000, 46,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है।
क्रूड का मार्केट अभी सुनंद आपको कैसा लग रहा है, और आज शाम के कारोबार के लिहाज से कोई ट्रेड क्रूड में बन रहा है या नहीं? जी हाँ, आज के शाम के मार्केट के लिए क्रूड में अच्छा सेलिंग का मौका बन रहा है। और जैसे हम लास्ट 2 डेज में देखा तो इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स आए थे और इन्वेंट्री काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिला था, जो एक प्रेशर मिलेगा हमें तो 2750-40 लेवल्स तक नीचे हमें देखने को मिल रहा है। और करंट लेवल्स जो 2830 लेवल्स है, आप वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। और स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो 2900 पे। ये एक और फैक्टर ये है कि अभी भी थोड़ा सा चिंता है ग्लोबल मार्केट्स में सेकेंड वेव की वजह से, और जैसे ग्लोबल मार्केट्स में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक चिंताजनक की वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि सप्लाई कट्स हुआ था, बट वो सप्लाई कट्स थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही वो सपोर्ट कर पाएगा, बट नियर टर्म बेसिस में हम सेलिंग की तरफ ही रेकमेंड करेंगे। ओके, ठीक है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है रमेश का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए रमेश जी। सर, ग्वार गम का बाइंग का लेवल अभी क्या है होगा? ग्वारगम का बाइंग का लेवल अभी क्या होगा, ये आप जानना चाहते हैं। ठीक है, बताइए सुनंद, ग्वारगम खरीदने का सही भाव क्या है? ग्वारगम खरीदने का सही भाव मुझे एक सपोर्ट लेवल 5400 पे लग रहा है। अगर मार्केट वहां सस्टेन होके रिवर्स होएगा तो एक अच्छा बाइंग करने का मौका मिलेगा, बिकॉज अभी भी थोड़ा सा करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग डाउनसाइड दिख रहा है, तो वहां पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमें। और अगर इस बात करें तो ग्वार सीड में अगर काफी स्ट्रेंथ अपसाइड मूव देखने को मिला तो ग्वार गम में भी थोड़ा सा हमें रैली देखने को मिलेगा। नियर टर्म बेसिस के लिए वो ग्वार गम प्राइसेस क्रूड प्राइसेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से मार्केट नीचे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से 5400 पे अगर अब सपोर्ट हुआ और वहां से बाउंस बैक हुआ तो वहां पे खरीदारी का मौका मिल रहा है। अगर आप ऊपर टारगेट रखना चाहते हो तो 5600-700 तक भी आप टारगेट रख सकते हो, और स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहते हो तो 5300 पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आर राजा का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए। हेलो जी जी, सुन रहा हूँ, पूछें। सर, नेचुरल गैस और सिल्वर में चाहिए था, क्या व्यू है पोजिशनली? ओके, नेचुरल गैस और सिल्वर में आप जानना चाहते हैं कि पोजिशनल ट्रेड क्या लिया जाए। हिमांशु, क्या लगता है आपको इन दोनों कमोडिटी में? मृत्युंजय जी, अगर पहले नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर करंट वायदा ने आज 120 रुपए का जो क्रूशल सपोर्ट था वो भी तोड़ दिया है। और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लगभग यहाँ पर 4-5 रुपए ऊपर कारोबार देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 110 रुपए तक की यहाँ पर गुंजाइश खुल गई है। और अगर जुलाई वायदा की बात की जाए तो मुझे लगता है कि वहां पर 120 से 122 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट हैविंग सेड दैट, मृत्युंजय जी, ये कमोडिटी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो यहाँ पर सेलिंग साइड में नहीं बनता। तो 110 रुपए के आसपास करंट वायदा के हिसाब से मुझे लगता है कि पोजिशनली यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं पर अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी अगर इमीडिएटली आज के शॉर्ट टर्म की बात करें या इंट्राडे ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी गिरावट बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। 46,800 46,500 तक के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जैसे हम गोल्ड में यहाँ पर बुलिश हैं और यहाँ पर तमाम जितने भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि आगे चलकर अगले 2-4 महीनों में यहाँ पर वापस से नए हाई बनते हुए नजर आएंगे। तो सिल्वर में भी ये जो डिक्लाइन है, जो गिरावट है, ये मुझे लगता है कि पोजिशनली खरीदारी का बहुत अच्छा मौका है। इंटरनेशनल मार्केट में 16.90 16.80 ये बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इस जो यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है वहां पर एक स्टैगर्ड वे में पोजिशनली छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदारी करके अपनी तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। ईयर एंड मुझे लगता है कि 54 से 57 हजार तक के टारगेट सिल्वर में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजू का, मुंबई से हैं। पूछिए राजू। नमस्ते सर जी। हेलो, नमस्कार, पूछिए। मैंने 48,300 पे सुन रहा हूं, पूछें। मैंने 48,300 पे 3 लॉट बाई किया है गोल्ड। अभी कहाँ पे नीचे आए तो मैं बाई करूँ ताकि मैं एवरेज कर सकूं। और वो एवरेज का प्राइस भी कब तक आएगा? ठीक है, ये अच्छा सवाल आपने पूछा। सुनंद,
48,300 के भाव पर इन्होंने गोल्ड खरीदा है। ये जानना चाह रहे हैं कि नीचे में और कहां पर इनको बाइंग करनी चाहिए कि इनका एवरेज थोड़ा अच्छा हो जाए, बताइए। अगर बाइंग करना है तो 47,800 750 लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, तो वहां पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। आज शाम तक भी आ सकता है, बट एक बार अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आने के बाद हमें वो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला तो फिर वो वहाँ से नीचे आके बाउंस बैक मिलेगा। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो 47,800 लेवल्स एक अच्छा बाइंग लेवल्स का एंट्री मार सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, आनंद हैं अकोला से, पूछिए आनंद जी। हेलो, हाँ जी भाई साहब नमस्कार। मुझे गोल्ड सिल्वर के बारे में लॉन्ग टर्म हेलो, हाँ जी, मुझे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में लॉन्ग टर्म जानना था कि ये 52,000 कब तक जाएगा और सिल्वर ऊंचे में ऊंचा कब तक जा सकता है? बताइए हिमांशु जी, लॉन्ग टर्म का व्यू आपका गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर क्या है? बिल्कुल मृत्युंजय, हालांकि मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले इसके बारे में टच किया था, पर फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही यहाँ पर अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म के व्यू की बात है तो यहाँ पर काफी बुलिश आउटलुक है। ऑन अ कंजर्वेटिव साइड $1,900 और $2,100 तक के टारगेट्स यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। विद इन 1 साल के अंदर यहाँ पर ये टारगेट्स आते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग अभी $1,750-1,760 यहाँ पर कीमतें चल रही हैं। इसका सबसे बड़ा जो मृत्युंजय जी फंडामेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से ये तेजी बनेगी, वो है कि यहाँ पर जो डविश स्टैंस और जो इंटरेस्ट रेट्स में ग्लोबली सब सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो गिरावट देखने को मिल रही है, तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहेंगे, सबसे बड़ा एक सिंगल इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आएंगे कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर तेजी बनकर देखने को मिल सकती है। जहां तक टारगेट्स की बात है, 52 से 54,000 रुपए तक के टारगेट्स गोल्ड में हम इजीली, मुझे लगता है कि इसी साल में अचीव होते हुए देख सकते हैं, और सिमिलरली 54 से 56,000 तक के टारगेट सिल्वर में भी इस साल में आते हुए यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अमित का, पूछिए अमित। सर मेरी गुड इवनिंग सर मेरी चांदी 5 और 5 है 48,600 पे, अभी क्या करें? 40,600 पर आपकी बाइंग है, 40,600 पर। ओके, बताइए सुनंद, क्या किया जाए? बात करें तो सिल्वर की, तो सिल्वर का लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी बुलिश ही है, तो तुमको थोड़ा वेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म बेसिस पे वेट करना चाहिए। मार्केट काफ़ी अच्छा रिकवरी देगा, और जैसे हम लोग कई सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं तो सिल्वर में भी हमें 50,000 लेवल्स देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म पे, थोड़ा सा 10-15 दिन के ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो वेट करना बेटर रहेगा उनके लिए। ठीक है, ओके, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हिमांशु, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड में यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी। 2880-2900 की रेंज में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 2950 के ऊपर के यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन रखेंगे और 2750-2720 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सुनंद, आपकी कॉल। मेरा कॉल हल्दी पर है, हल्दी जुलाई फ्यूचर्स पे टर्मरिक, और 5,800 के ऊपर पे खरीदारी का अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। 6,000 तक आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप स्टॉप मेंटेन करना चाहते हो तो 5,700 पे आप रख सकते हो। ओके, आपकी आखिरी कॉल हिमांशु। जिंक में यहाँ पर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है 163 के लेवल पर। 164 रुपए का स्टॉप लॉस और 161 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।